तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मुर्दहिया। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा लिखित आत्मकथा है जो मुर्दहिया के नाम से उन्होंने लिखा है। दलित समाज से उठा अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक बताया है कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। भाग 7 भागों में इनका मुर्दहिया संकलित है और हम लोग पहुंच चुके हैं आखिरी भाग में। आखिरी भाग में यह भाग नंबर 7 है जिसका शीर्षक है आजमगढ़ में फाका कसी और भाग 7 का पार्ट 1। आइए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 1964 मेरा 15वां सर्टिफिकेटिया जन्मदिन, यानी लेखक का सर्टिफिकेट पे जो अंकित है जन्मदिन 15वां, यानी लेखक 15 साल के हो गए, को घर से भागते हुए नटनिया तथा जोगी बाबा 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनसे होकर मैं एक अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना हो गया। भूतकाल में मुर्दहिया तथा जहानागंज के बीच का 7 किलोमीटर लंबा रास्ता न जाने कितनी बार बड़ी आसानी से पार कर लिया था, किंतु इस बार अपरंपार लग रहा था। जब जहानागंज पहुंचा तो देखा सवारियों से भरे एक इक्के पर खड़ा इक्केवान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी। संभवतः मेरा बक्सा देखकर इक्केवान को आभास हो गया था कि मेरा मंजिल आजमगढ़ अवश्य होगी। पास पहुंचने पर उसने मेरा बक्सा अपने हाथों में लेते हुए मुझे इक्के पर चढ़ने को कहा। मैं पावदान पर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। दूसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं थी। बैठने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी असुविधा को भांपते हुए इक्केवान बड़ी सहजता से कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं है, चंडेसर पहुंचते ही जगह खाली हो जाएगी, फिर आजमगढ़ तक मस्ती ही मस्ती। इसका अर्थ यह था कि जहानागंज और आजमगढ़ के बीच का आधा रास्ता खड़े खड़े नापना होगा। इस भगोड़ी यात्रा ने साबित कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। इक्का के पीछे एक पांव के सहारे पावदान पर खड़े खड़े उस यात्रा से धराशाही होने का खतरा हमेशा मौजूद था। सबसे ज्यादा बेगर करने वाली बात यह थी कि एक इक्के पर बैठे सारे लोग मुझे निरंतर घूर घूर कर देखते जा रहे थे। मतलब कि घूरा तलन तक कोई के घूरी तक थोड़ा ऐसा लगला ना अजीबोगरीब। उनके बेदती निगाहों से बचने के लिए मैं अपने सिर को दाएं बाएं फेरने में असमर्थ था, अन्यथा पांव का संतुलन बिगड़ने का खतरा झेल पाना असंभव हो जाता। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मन में अनायास भावना उमड़ती कि पावदान से उछलकर सीधे घोड़े पर सवार होकर चंपत हो जाऊं। इसी मुद्रा में चंडेसर पहुंचने से थोड़ा पहले मुझे वह विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे 2 सप्ताह पूर्व करमबीर सिंह ने हाई स्कूल का परीक्षाफल सुनाया था। मन ही मन उसे दंडवत करते हुए मैं आगे निकल गया। चाहने के उत्कंठा के बावजूद इक्के की स्थिति ने मुझे मुड़कर एक बार फिर से उसे देखने नहीं दिया, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता ना। मुश्किल से 5 मिनट बाद चंडेसर आने पर इक्का वहीं रुक गया। खूब बड़ी चूंकि गठियाए एक आदमी इक्के से उतरते हुए इक्केवान से बोल पड़ा, एक फाटक बंद है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी अन्योक्ति मेरी एक फाटक बंद है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी अन्योक्ति मेरी रोशनी विहीन आंख की तरफ था, यानी लेखक का जो एक आंख खराब था उसकी तरफ था। जो भी हो, इक्केवान के वचन के अनुसार चंडेसर में मुझे बैठने की जगह मिल गई। धरवारे मोड़ होते 1 घंटे के अंदर इक्का आजमगढ़ को घेरे टॉन्स नदी के किनारे स्थित सिधारी नामक स्थान पर रुक गया। सामने सिधारी का पुल था। उन दिनों पुल के आर पार स्थित आजमगढ़ शहर में इक्कों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए सारे इक्के सिधारी पर ही रुक जाते थे। यही कारण था कि हमारा इक्केवान जहानागंज में एक सवारी आजमगढ़ सिधारी वाली नारा लगाया था। इक्के से उतरते ही नदी के उस पार आजमगढ़ का सिधारी बिजली घर दिखाई दिया, जहां अनगिनत खंभों पर अटकी गोल गोल घेरियों से गुजरते बिजली के जिंदा तारों को छूते ही साकार बना देने वाली मृत्यु की कल्पना दिमाग में कौंध गई। अभी यह सब सोच ही रहा था कि सिधारी के पुल को छूने वाली सड़क पर बिछी छोटी रेल लाइन की पटरियों के आर पार वाले फाटक बंद हो गए। कुछ ही पलों में मऊनाथ भंजन तथा शाहगंज के बीच सर पर दौड़ लगाने वाली अंग्रेजों के जमाने की कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी बेहद शोर मचाते हुए मेरे सामने से गुजर गई। जीवन में पहली बार रेलगाड़ी
का मेरी आंखों से होकर गुजरना स्वाभाविक रूप से कौतूहल पैदा कर देने वाला था। आप कुछ भी जीवन में पहली बार देखेंगे तो आपको अद्भुत होगा, कौतूहल होगा। आप जब पहली बार बस देखे होंगे, पहली बार रेलगाड़ी देखे होंगे तो आपको अद्भुत जरूर लगा होगा। हजार कल्पनाएं जाग उठी, उन्हीं में एक कल्पना यह भी थी कि रेल इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट इसी गाड़ी में बैठे अगले स्टेशन यानी पलहनी पर अवश्य उतर गए होंगे। प्रथम दृष्टया रेलगाड़ी बड़ी मनमोहनी लगी थी। यह बार बार सामने से गुजरे, ऐसा ख्याल सताने लगा। इन्हीं ख्यालों के बीच में एक रिक्शे में बैठकर दलित हॉस्टल तलाशने मातबरगंज के लिए रवाना हो गया। जो ही पुल से टॉन्स नदी का पानी मुझे दिखाई दिया, बचपन से ही रटे रटाए रामचरितमानस के अयोध्याकांड की यह एक पंक्ति, तमसा तीर की इसी टीस नदी को पुराने जमाने में तमसा कहा जाता था, जिसके किनारे वनवास के लिए जाते हुए मिथकी राम ने पहला दिन बिताया था। यह सब सोच ही रहा था कि रिक्शे की तेज रफ्तार के चलते तमसा नदी का किनारा मेरी आंखों से ओझल हो गया, किंतु उसकी तलहटी में धोबियों द्वारा पाटा पर कपड़ों के पछाड़ने की ध्वनि कुछ पलों तक सुनाई देती रही। धाब धाब धाब, धोबी धोलन कपड़ा ना। इसी तरह मैंने पहली बार आजमगढ़ नगर में प्रवेश किया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि महान बौद्ध भिक्षु सारिपुत्रा की मृत्यु के बाद एक परंपरा के अनुसार उनका चीवर यानी पहनावा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने तत्काल उनकी शालीनता का वर्णन करते हुए कहा था, जिस तरह कोई चंडाल लटियाए हुए बालों के साथ कंधे पर सिर को झुकाए पलकों को नम किए हुए नगर में प्रवेश करे, वैसे ही सारिपुत्रा चलता था। बुद्ध ने अपने समकालीन जिस चांडाल का वर्णन किया है, मेरी स्थिति उससे जरा भी भिन्न नहीं थी। भिन्नता सिर्फ इतनी थी कि उनका चांडाल पैदल था, किंतु मैं रिक्शे में, जिसे एक चांडाल ही खींच रहा था। यकायक रिक्शा आजमगढ़ की कचहरी से गुजरा और मैंने देखा कि कचहरी के पीछे एक छोटी किंतु अत्यंत स्तब्ध भीड़ खड़ी थी और एक बंजारा काली लुंगी पहने बड़े नाटकी लहजे में मर्दानगी का वर्णन करते हुए किसी जानवर का छोटा सा कंकाल सबको दिखा रहा था, साथ ही डमरू बजाता जा रहा था। इस विषय पर कुछ और सुनता कि इससे पहले रिक्शा आजमगढ़ की कुख्यात पोस्टमार्टम हाउस से गुजर गया। पोस्टमार्टम हाउस मतलब जहाँ पे मरे हुए लाश शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। वहाँ 3 बैलगाड़ियों पर कत्ल की गई अलग अलग लाशें लदी हुई थी। जाहिर है बड़े सामंतों ने इन पर अपनी असली मर्दानगी दिखा दी थी। रिक्शे वाले ने मुझसे कहा कि साहब यहाँ रोज 8-10 कत्ल होते हैं, किंतु कतलियों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वे सभी बड़े बड़े जमींदार के बेटे होते हैं। इस बीच मातबरगंज का तिराहा आ गया, जहाँ शंकर भगवान की लगी मूर्ति से पानी की बौछार उछल रही थी। बिल्कुल मिथकी गंगा का दृश्य था। वहीं से रिक्शे वाले बाएं मुड़ा और पलक झपकते ही उस खपड़ाइल किंतु बड़ी इमारत के दरवाजे पर रिक्शा रोक दिया। दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा टीन का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था अंबेडकर छात्रावास। मैंने अपने जीवन में पहली बार अंबेडकर का नाम पढ़ा या सुना। राम खिलावन मामा जो इसी छात्रावास में रहते थे, उन्होंने भी अंबेडकर के बदले हरिजन छात्रावास मुझे बताया था। बोर्ड पर नाम पढ़ते ही मुझे लगा कि यह आजमगढ़ शहर का कोई व्यक्ति होगा जिसने दलितों के लिए छात्रावास बनवाया होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैंने अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश किया, जहां राम खिलावन मामा मेरे इंतजार में बैठे थे। मामा ने कहा कि आज आराम करूं और कल यानी 2 जुलाई 1964 को डीएवी कॉलेज चलकर 11वें दर्जे में यानी 11th क्लास में नाम लिखा लूं। उस दिन शाम को मामा ने मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए। अटेस्ट मतलब कि उस पर सिग्नेचर करवाने के लिए पहले करवाना पड़ता था किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति से। प्रसिद्ध मतलब कि जो सरकार का एजेंट हो, अच्छे पदों पे, शायद सरकारी डॉक्टर हो या कोई भी, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में ही रहते थे। उनका मकान शंकर जी की मूर्ति वाले तिराहे के ठीक सामने वंश गोपाल लाल की दुकान का ऊपरी हिस्सा था। स्मरण रहे यानी याद रहे कि ये वही तेज बहादुर सिंह थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे ननिहाल वाला तरवा का थाना फूंक दिया था।
मार्कशीट अटेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे मिलते रहने के लिए कहा। तेज बहादुर सिंह पहले ऐसे नेता थे जिनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मार्क्सवादी प्रभाव में आना लगभग पक्का हो गया। दूसरे दिन डीएवी कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया और 2-4 दिनों बाद कक्षाएं शुरू हो गई। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहन कर आते थे। सफ़ेद कमीज और खाकी हाफ पैंट, कल्पना कीजिए कैसा रहा होगा। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज के प्रांगण में लगने वाली आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। इस तरह शुरू हो जाती थी हिंदुत्व की उग्रवादी पाठशाला। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यह डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यद्यपि मैं सबसे पहले आरएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु इससे जुड़े हुए लोग कॉलेज के अंदर जिस तरह पेश आते थे उससे मेरे अंदर घृणा का भाव बढ़ने लगा। यदि आप निष्पक्ष रहेंगे ना तो आपके अंदर होगा। किसी भी धर्म का यदि कोई कट्टर बनेगा तो। आरएसएस से जुड़े मेरे अध्यापकों में एक थे राजमणि वर्मा, जो 11वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे पहले दिन की कक्षा में आते ही आरएसएस का गुणगान करते हुए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां करने लगे। इस कड़ी में उन्होंने यह भी बताया कि मऊनाथ भंजन में किसी मुसलमान ने रामायण के विरुद्ध कुछ बोल दिया था, जिसके चलते उसे हिंदुओं ने जलाकर मार डाला था। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि यह घटना कब की है, किंतु इसे सुनते ही मैं अवाक रह गया था। कोई भी रह जाएगा कि एक छोटी सी बात के लिए एक आदमी को जला दिए। संयोगवश हमारी कक्षा में कोई मुसलमान छात्र नहीं था। इसका कारण साफ था कि इस कॉलेज से मुसलमान बहुत डरते थे, इसलिए कोई इसमें पढ़ने आता ही नहीं था, तो होगा कहाँ से। उस समय आजमगढ़ शहर में सिविली नेशनल कॉलेज बहुत मशहूर था, जिसमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी पढ़ाई करते थे। यह कॉलेज मुस्लिम प्रबंधन के तहत था, किंतु वहाँ अत्यंत धर्मनिरपेक्ष वातावरण हुआ करता था। यानी कोई भी धर्म नहीं, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष देश है उसी तरह सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाएगी। भारत किसी एक धर्म का नहीं है। अतः आजमगढ़ शहर में आकर पढ़ने वाले सारे मुस्लिम छात्र सिविली नेशनल कॉलेज में चले जाते थे। जहाँ तक डीएवी का सवाल है, शीघ्र ही मुझे पता चल गया कि यह कॉलेज सांप्रदायिक तत्वों का गढ़ था। कॉलेज के प्रिंसिपल छबिल चंद्र श्रीवास्तव भी आरएसएस से जुड़े थे, प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सभी लोग। इस कॉलेज के लगभग सारे अध्यापक आरएसएस से ही जुड़े हुए थे। अंग्रेजी अध्यापक राजमणि वर्मा कट्टर हिंदूवादी थे। उन्होंने खुद बताया कि उनकी सारी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी, किंतु अलीगढ़ का जिक्र आते ही उनकी वाणी मुस्लिम समुदाय के प्रति उग्रता का शिकार हो जाती थी। धीरे धीरे डीएवी कॉलेज के सांप्रदायिक वातावरण से मैं उबने लगा। कॉलेज में परेड करती आरएसएस की शाखाओं से होकर रास्ते में गुजरते हुए मैं अत्यंत भयभीत हो जाता था। इसका एकमात्र कारण था शाखाइयों द्वारा भाजी जाने वाली लाठियों से निकलती हिंसात्मक भनभनाहट। वापस अंबेडकर हॉस्टल में झांकते हुए अजीब सा लगता था। इस तरह के हॉस्टलों की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों के परिणाम स्वरूप देश भर में दलित छात्रों के लिए मुफ्त में की गई थी, ताकि छुआछूत के कारण ऐसे छात्रों के लिए किराए पर मकान न मिलने की समस्या को हल किया जा सके। किंतु ऐसे हॉस्टलों का उस समय नज़ारा कुछ और ही था। इन हॉस्टलों का मैनेजर प्रायः कोई न कोई स्थानीय दलित नेता हुआ करता था। ऐसे मैनेजर महाभ्रष्ट होते थे। यद्यपि इन हॉस्टलों में दलित छात्रों को मुफ्त में रहने का प्रावधान था, किंतु मैनेजर बिना घूस लिए किसी को प्रवेश नहीं देते थे। 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का दिए जाने वाला यह घूस सन 1964 के हिसाब से एक बड़ी धनराशि हुआ करती थी। मुझे भी 10 रुपया लेकर प्रवेश दिया गया। हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण बियोकी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के स्थानीय नेता थे। जैसा कि मैं अम्बेडकर के बारे में पहले ही कुछ भी नहीं जानता था, उनके संदर्भ में मेरे पहले गुरु सिद्ध हुए सनवारी राम, जो डीएवी कॉलेज में 12वीं कक्षा में साइंस के छात्र थे। सनवारी राम बड़े ओजस्वी वक्ता थे। वे अंबेडकर हॉस्टल के ठीक सामने वाले मकान में रहते थे। इस मकान में आजमगढ़ डाक तार विभाग के मैनेजर रामनाथ किराए पर रहते थे। रामनाथ जी तार बाबू के नाम से जाने जाते थे। तार बाबू की पत्नी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। दोनों लोग बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। सनवारी राम तार बाबू के बेटे विजय तथा भतीजे प्रहलाद को ट्यूशन देते थे, जिसके बदले में उनके साथ उसी मकान में रहते थे। ठीक है, उन्हीं के बच्चों को दे देते थे और किराए में कुछ नहीं देते थे। सनवारी राम हरदम अम्बेडकर हॉस्टल में ही मौजूद रहते थे।
तथा अंबेडकर के बारे में प्राय बातें किया करते थे। सनवारी राम ने ही पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध उक्ति जाति विहीन समाज के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं से मुझे अवगत कराया था। सनवारी राम बहुत मेधावी छात्र थे। गणित शास्त्र में उन्हें महारत हासिल थी, किंतु 12वीं कक्षा में 7 बार फेल होकर 8वीं बार किसी तरह पास हुए थे। इतना बार सब पहले फेल होते ही थे। 1964-65 की बात है उस समय। और बाद में रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर बन गए। सनवारी राम से ही पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे तथा उन्होंने ही गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए आरक्षण हासिल किया था। तो इस अंक में इतना ही। भाग 7 आजमगढ़ का फाका कसी के इस अंक में जो भाग 7 का पार्ट नंबर 1 में इतना ही। भाग 7 के पार्ट नंबर 2 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको यह अंक कैसा लग रहा है? अब हम लगभग अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब 1 या 2 पार्टों में यह आपका समाप्त हो जाएगा, तो जल्द ही इसको हम समाप्त करने वाले हैं पूरा अंक। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।